Dear students, welcome again. In previous lectures, we have discussed different types of biological classification, important criteria, and their merits and demerits. पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में अध्ययन किया था, उनकी मेरिट्स के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में, उनकी कमियों के बारे में। आज के लेसन में हम लोग जो अलग अलग प्रकार के संघ हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे, जैसा कि हम लोगों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में देखा था। आर.एच. व्हिटेकर क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने 5 किंगडम्स के बारे में चर्चा भी की थी, जिसमें कि किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटेई, किंगडम एनिमेलिया। तो इस तरीके से पहला जो किंगडम है उसकी हम इस पर व्यापक चर्चा करेंगे, इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप लोग की स्लाइड में स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, क्योंकि हम लोग एनसीईआरटी को स्टडी करेंगे। एनसीईआरटी ही मेन बेस कॉन्सेप्ट है और यही आपके आगे एग्जाम वगैरह में भी काम आएगा, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, चाहे आपके बोर्ड लेवल के एग्जामिनेशन या 11th लेवल के जो भी एग्जामिनेशन होंगे उसमें ये फायदा करेगा। तो किंगडम मोनेरा में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें इसको हम देखते हैं। जैसे पहली लाइन है, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। बैक्टीरिया जो होते हैं, जितने प्रकार के पाए जाते हैं, सभी के सभी जो है कि किंगडम मोनेरा के पूर्ण रूप से सदस्य होते हैं, यानी किंगडम मोनेरा में सभी प्रकार के बैक्टीरिया आते हैं। दे आर द मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सबसे ज्यादा पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं। बैक्टीरिया अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, बैक्टीरिया सभी जगहों पर पाए जाते हैं, चाहे वो आपके सॉइल में हो, चाहे एयर में हो, चाहे वाटर में हो, चाहे लैंड में हो, जहां भी हो, जमीन पर हो, सभी जगह पर पाए जाते हैं। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन ए हैंडफुल ऑफ सॉइल, एक हाथ में पूरी ली गई मिट्टी में 100 के आसपास बैक्टीरिया, उससे ज्यादा भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। दे आल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स, वो जो है कि अत्यधिक जो विषम जो परिस्थितियों वाले जो है कि जगहें होती हैं उनमें भी ये रहते हैं, जैसे सच एज हॉट स्प्रिंग्स, जहाँ पर गर्मियों वाले फुहारे टाइप के आते हैं, आपको से तो जो गर्म फुहारे होते हैं उनमें पाए जाते हैं। डिजर्ट्स होते हैं, रेगिस्तान, स्नो, बर्फ वाली आइस की जगहों पर। डीप ओशंस, जो बहुत गहरे महासागर होते हैं उनके अंदर भी पाए जाते हैं। वेयर व्यू वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म्स कैन सर्वाइव, जहाँ पर और सारे जो जीवन होते हैं वो आसानी सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, वहाँ पर भी ऐसे बैक्टीरिया जो होते हैं ऐसे एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं। मेनी ऑफ देम लिव इन ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स एज पैरासाइट, ये बैक्टीरिया बहुत सारे जीवों पर जो है कि पाए जाते हैं एज ए पैरासाइट। वो पैरासाइट के रूप में बहुत सारे जीवों के ऊपर, परजीवी के रूप में जो है ये उनके ऊपर, उनके अंदर रहते हैं या उनके ऊपर भी रहते हैं। तो इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि बैक्टीरिया के बारे में जानना चाहिए। दूसरी, बैक्टीरिया में जो जितने मेंबर्स पाए जाते हैं ये सभी के सभी प्रोकैरियोटिक होते हैं, यानी आप लोग प्रोकैरियोट जानते हैं जिसमें न्यूक्लियस जो है वेल डेवलप नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। तो यानी ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनके अंदर जो है न्यूक्लियस अच्छी तरीके से वेल डेवलप नहीं होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, तो ऐसे मेंबर्स होते हैं, इनको हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। तो यानी कि इंपॉर्टेंट इनका एक कैरेक्टर है कि जो भी बैक्टीरिया होते हैं वो प्रोकैरियोटिक नेचर के होते हैं। जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उनके इंपॉर्टेंट क्या क्या ऐसे फीचर्स होते हैं जिनको कि हम समझ सकते हैं, जिसके आधार पर कह सकते हैं कि ये सारे मेंबर्स जो हैं ये प्रोकैरियोटिक हैं। क्योंकि हमने बताया कि मोनेरा में सारे बैक्टीरिया होते हैं, सभी बैक्टीरिया भी क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोट्स क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं, एक तो उनका सेल वॉल, जो सेल वॉल होती है वो एक विशेष प्रकार के सब्सटेंस की बनी हुई होती है, एक स्पेशल टाइप के सब्सटेंस की बनी हुई होती है। उसको आप समझ सकते हैं, 1 मिनट में उसको बताने का प्रयास करूंगा आपको, 1 मिनट। एक विशेष प्रकार के सब्सटेंस की बनी होती है जिसको हम बोलते हैं मुरैन, मुरैन, EIN, मुरैन। इसको मुरैन बोलते हैं। इसका एक दूसरा नाम भी है जिसको हम बोलते हैं पेप्टिडो
ग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन, इस नाम से भी इसको हम जानते हैं। तो एक तरह की ये जो मुरैन या पेप्टिडोग्लाइकन है, ये एक तरह का कंपाउंड होता है जिसको हम बोलते हैं म्यूकोपेप्टाइड। म्यूकोपेप्टाइड, तो ये इंपॉर्टेंट केमिकल है। ये केमिकल आपके बैक्टीरिया की कहाँ पाया जाता है? सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति में पाया जाता है, जिसका नाम है मुरैन या पेप्टिडोग्लाइकन। और ये म्यूकोपेप्टाइड होता है, एक तरह का सब्सटेंस होता है, उसी यानी म्यूकोपेप्टाइड ही पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है, आप कह सकते हैं, या मुरैन का बना होता है। तो यानी बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो इसी केमिकल सब्सटेंस की बनी हुई होती है। ये इम्पोज का एक इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि प्रोकैरियोटिक होते हैं। तो प्रोकैरियोट का पहला लक्षण जो हो गया वो क्या हो गया आपका? सेल वॉल। पहला लक्षण हो गया आपका सेल वॉल। ये बात क्लियर हो गई होगी मेरे समझ से सभी को। अब हम दूसरी बात करेंगे आपको। दूसरा लक्षण क्या है आपका? सेल मेम्ब्रेन। सेकेंड कैरेक्टर इज द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका जो झिल्ली होती है वो। तो जितने भी आपके प्रोकैरियोट होते हैं, प्रोकैरियोट में जो होता है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है, वह जो है कि लिपोप्रोटीन की बनी होती है। लिपोप्रोटीन की बनी होती है, यानी कि ये दो चीजों की बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन। यानी जो सेल मेम्ब्रेन है वह दो कंपाउंड से बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन की, जिसको मिलाकर हम बोलते हैं लिपोप्रोटीन। तो ये इसके इंपॉर्टेंट फीचर होता है, जो कि इसमें स्पेशल टाइप का फीचर ये पाया जाता है। एक इंपॉर्टेंट फीचर और बैक्टीरिया में होता है कि जो आपका सेल वॉल है, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, यानी अगर ये सेल वॉल है और ये थोड़ा सा ये आपका अंदर में सेल मेम्ब्रेन है, इन दोनों के बीच का ये जो स्पेस है, ये वाला स्पेस जो होता है, इसको हम एक नाम देते हैं, बोलते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है जो कि इनके बीच में ये प्रेजेंट होता है। और ये जो है कि इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जो होते हैं वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद जो तीसरा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है प्रोकैरियोट्स में, वो होता है इसका साइटोप्लाज्म। यहाँ पर सेंटर में इसमें जो पाया जाता है, यहाँ पर साइटोप्लाज्म, इसमें साइटोप्लाज्म पाया जाता है। साइटोप्लाज्म के बाद, और जो कि न्यूक्लियस में तो वेल डेवलप होता नहीं है, न्यूक्लियस इनडिस्टिंक्ट होता है, अस्पष्ट नहीं होता है, तो और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें पाई नहीं जाती है। तो इसमें क्या होता है, एक जो है आपका इंपॉर्टेंट टाइप का एक इसमें मटेरियल पाया जाता है यहाँ पर, जिसको कि हम क्रोमोजोम बोलते हैं, सिंगल क्रोमोजोम बोलते हैं, या जिसको हम सर्कुलर क्रोमोजोम बोलते हैं। ये क्रोमोजोम प्रॉपरली जो है पैक्ड नहीं होता है, और ये जो है कि आपका डीएनए का और कुछ प्रोटीन का बना होता है। डीएनए और प्रोटीन का बना होता है, और जो प्रोटीन होती हैं वह प्रोटीन होती हैं आपकी नॉन हिस्टोन। इसको आप याद रखेंगे, नॉन हिस्टोन। ये इंपॉर्टेंट होता है प्रोकैरियोट केस में। अगर यूकैरियोट होगा तो उसमें डीएनए जो ये जो आप क्रोमोजोम है, इसके में क्या होगा, डीएनए में होगा और हिस्टोन प्रोटीन होगी। लेकिन अगर प्रोकैरियोट का अगर ये इस तरह क्रोमोजोम है, उसमें क्या होगा आपका, ये डीएनए और नॉन हिस्टोन प्रोटीन होगी। तो इन दोनों को मिलकर जो है ये क्रोमोजोम बनता है। एक होता है सर्कुलर होता है, सिंगल होता है, और इसको एक और हम जनरल नाम भी देते हैं, उसको एक नाम देते हैं हम न्यूक्लियोइड। ये इंपॉर्टेंट फीचर्स में जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है, जो कि इसमें ये हम इसको देखते हैं। कुछ इसमें इंपॉर्टेंट चीज और होती है, कुछ स्पेशल टाइप के इसमें ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, स्पेशल टाइप के, और वो बहुत स्पेशल भूमिका निभाते हैं। और वो क्या करते हैं, ये प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस जो करते हैं उसको हम जानते हैं वो किस चीज पर होती है, राइबोसोम पर। तो राइबोसोम यहाँ पर पाया जाता है, और ये राइबोसोम जो होते हैं ये इम्पोर्टेंट आपका क्या होता है इसमें कि जो जो राइबोसोम का टाइप होता है, जो प्रोकैरियोट में पाया जाता है स्पेशली, वो होता है आपका स्पेशल टाइप का
इसको हम बोलते हैं आप ऐसे समझ सकते हैं 70S टाइप का। तो 70S टाइप का इसमें जो है आपका राइबोसोम जो होता है वो पाया जाता है। इसको आप ऐसे जान लीजिए। तो राइबोसोम जो होता है आपका स्पेशली वो किस टाइप का होता है? ये होता आपका है 70S टाइप का। जबकि अगर यूकैरियोट होगा तो उसमें 80S टाइप का पाया जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं जिसके आधार पर हम कहते हैं कि ये जो स्पेशल टाइप की जो कोशिका है ये आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका है। तो इतनी बात तो मैं समझता हूँ आप लोग को स्पष्ट हो गई कि कौन से ऐसे मेंबर्स हैं जो कि प्रोकैरियोटिक होते हैं और किस आधार पर हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं। तो जैसे मैंने बताया, तो पहले बताया सेल वॉल जो होती है स्पेशल टाइप की केमिकल बनी होती है जिसको पेप्टिडोग्लाइकन या फिर मुरैन कहते हैं। वो एक तरह की म्यूकोपेप्टाइड होती है। इसके बाद मैंने जैसे चर्चा की सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो आपकी लिपिडोप्रोटीन बनी होती है जिसको हम लिपोप्रोटीन कहते हैं। और एक स्पेस भी प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं आपका पेरिप्लाज्मिक स्पेस, जो बीच में जगह पाई जाती है सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में, उसको बोलते हैं। और जो सर्कुलर क्रोमोसोम आपका है अंदर पाया जाता है। अच्छा, इसके बाद अंदर में साइटोप्लाज्म पाया जाता है और एक सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम पाया जाता है जिसको हम न्यूक्लियाइड कहते हैं। और राइबोसोम पाया जाता है, इसमें प्रोटीन सिंथेसिस होती है। वो 70S टाइप के होते हैं। तो अगर ये किसी कैरेक्टर सभी किसी एक कोशिका प्रेजेंट है तो वो कोशिका कैसी होगी? प्रोकैरियोटिक। इतनी बात मैं समझता हूँ आपको थोड़ी सी स्पष्ट हो गई होगी। अब कुछ चीजें और चर्चा करते हैं, हम आपको चर्चा करेंगे जैसे कि प्रोकैरियोट्स के एग्जाम्पल क्या क्या हैं, कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हम प्रोकैरियोट्स को जानते हैं। उसको हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। पहला जैसे समझने का प्रयास करते हैं आपको प्रोकैरियोट का, जैसे एक पहला एग्जाम्पल है आपका आपका है आर्केई बैक्टीरिया। आर्केई, इस पे हम अभी विस्तृत चर्चा करेंगे। पहले आप इसको नाम समझिए कौन कौन से नाम इसमें हैं। आर्केई बैक्टीरिया ये आपका प्रोकैरियोटिक होता है। इसके अलावा BGA ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको बोलते हैं हिंदी में नील हरित शैवाल। और जो आर्केई बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं? पुराने जो बैक्टीरिया होते हैं नहीं, तो जो ओल्ड बैक्टीरिया होते हैं जो सबसे पहले बने थे उनकी श्रेणी में आते हैं, इनको बोलते हैं आर्केई बैक्टीरिया। और इसके अलावा कौन से होते हैं? यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया होते हैं, ये भी प्रोकैरियोटिक सबके सब हैं, सभी प्रोकैरियोटिक हैं। मैं आपको सभी एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ। इसके अलावा जैसे आपके माइकोप्लाज्मा है। माइक्रोप्लाज्मा आप लोग जानते होंगे कि सबसे सिंपलेस्ट और स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है, माइकोप्लाज्मा है। इसी प्रकार से आगे जो है क्लेमाइडिया है। क्लेमाइडिया ये भी मेंबर आपका किसका है? प्रोकैरियोट का एग्जाम्पल है, क्लेमाइडिया है। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल आपका है, उसको मैं बताना चाहूँगा, यहाँ लिख देता हूँ। आपका है रिकेट्सिया, RICKETTSIA रिकेट्सिया। तो इस तरीके से इतने सारे मेंबर्स जो होते हैं। और एक और आपका मेंबर है उसका भी नाम बताना चाहूँगा, एक्टिनोमाइसिटीज। एक्टिनोमाइसिटीज इतने मेंबर्स जो होते हैं आपके सब आते हैं प्रोकैरियोट में। अब जैसा कि आप लोग के टॉपिक के आधार पर हम लोग को स्टडी करना है, वी हैव टू स्टडी अबाउट द योर किंगडम मोनेरा। इसमें सबसे पहले हम स्टडी करें बैक्टीरिया के बारे में। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इन दिस केस यू कैन सी हियर बैक्टीरिया। तो ये सभी प्रोकैरियोट होते हैं। आगे तक ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरी, 4 इनको श्रेणियों में बांटा गया है। बेस्ड ऑन देयर शेप, उनकी जो है आकृति के आधार पर, उनकी आकृति के आधार पर इनको जो है कि 4 जो है श्रेणियों में, 4 ग्रुप में इनको बांटा गया है। तो आकृतियां किस प्रकार की हैं इसको थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि नाम दिया गया पहला स्फेरिकल। स्फेरिकल जो होते हैं इनको कहते हैं कोकस, इनको कहते हैं कोकस। जो कोकस वर्ड है ये आपका सिंगुलर वर्ड है और प्लूरल इसका होगा कॉक्सी। फिर इसके बाद जैसे रॉड शेप होते हैं तो इनको एक नाम देते हैं बैसिलस। अब इसको हम डायग्राम से समझेंगे। तो जैसे रॉड शेप है इसको हम बोलते हैं बैसिलस, इसका प्लूरल है बैसिली।
इस तरीके से कॉमा शेप्ड, कॉमा आप जानते हैं जो हम इंग्लिश में जनरली यूज करते हैं, इस तरह से आपको या इसी लेटर में लगाने की इस तरह से कॉमा लगाते हैं, तो कॉमा शेप को नाम देते हैं वाइब्रियम। इसका प्लूरल होता है वाइब्रियो। और एक होता है स्पाइरल, स्पाइरल को हम बोलते हैं स्पाइरिलम टेक्निकल भाषा में। तो ये आपका हो गया आपके ये होगा स्पाइरलम और इसका प्लूरल होगा स्पाइरला। तो इस तरीके से ये 4 तरीके हो गए। अब 4 तरीके को हम डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। डायग्राम के माध्यम से देखेंगे इसको, जिससे यहाँ पर है पहला जो फॉर्म है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका है कॉक्सी। तो कॉक्सी जिसे यहाँ नाम दिया गया है ये वाला आपका कॉक्सी, ये प्लूरल वर्ड है। इसका जो सिंगुलर होगा वो क्या होगा, अभी मैं बताया था कोकस। तो कोकस हो गया। अब कोकस में इसमें भी कुछ कई टर्म्स आते हैं, कभी कभी समझने में बच्चों को दिक्कत आती है, तो नाम बदल जाते हैं। जैसे कहीं कहीं पर बच्चे सुनते हैं मोनोकोकस। तो मोनोकोकस क्या होता है, अगर एक सिंगल सर्कुलर है इस तरीके से, एक सर्कुलर इस तरह से है, एक सिंगल स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, तो ये मोनोकोकस हो गया, ये हो गया। अगर ऐसे एक और है और एक और आपस में इस तरह से जुड़ी हुई स्ट्रक्चर दिख रहे हैं दो, इसको हम बोलते हैं डिप्लोकोकस। क्या बोलते हैं, डिप्लो, DIPLO, डिप्लोकोकस, डिप्लोकोकस बोलेंगे। अगर अगर एक लंबी चेन बन गई ऐसे ऐसे करके जुड़ के एक लंबी चेन बन गई, तो इस तरह स्ट्रक्चर को हम एक अलग नाम देते हैं, इसको बोलते हैं हम स्ट्रेप्टोकोकस। सभी को याद रहेगा, स्ट्रेप्टोकोकस। और इसको जैसे बोलेंगे हम पहले वाले को, आपको पहले वाले को बोलेंगे हम मोनोकोकस। तो मोनोकोकस हो गया, एक सिंगल है। अगर अगर दो जुड़े हुए हैं तो आपस में इसको बोलेंगे डिप्लोकोकस। और जो तीसरा है जैसे आपका स्ट्रेप्टोकोकस। तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है आपको समझने के लिए। जैसे एक बैक्टीरिया का नाम जनरली हम सुनते भी हैं, आप सुनते होंगे निमोनिया कॉज करने वाला बैक्टीरिया, तो जिससे निमोनिया की बीमारी होती है उसको बोलते हैं डिप्लोकोकस न्यूमोनियाई। तो जो डिप्लोकोकस न्यूमोनियाई है वो इसी कैटेगरी में आता है, जिसको हम बोलते हैं, दो आपको दिख रहे हैं, दो हो गए डिप्लोमिस टू, तो दो मिलाकर हो गए आपके डिप्लो। और एक हो गया तो मोनो में सिंगुलर एक। अगर एक चेन हो गई पूरी तो उसको बोलेंगे स्ट्रेप्टोकोकस। इस तरीके से जो स्फेरिकल टाइप बैक्टीरिया होते हैं इनके अलग अलग इस प्रकार से हम नाम रखते हैं। दूसरी कैटेगरी देखेंगे बैसिली। सेकंड कैटेगरी आपके सामने है बैसिली। बैसिली भी प्लूरल वर्ड है, इसका सिंगुलर जो क्या होगा बैसिलस। इसको बोलते हैं रॉड शेप। रॉड शेप कैसे होता है, अगर कोई स्ट्रक्चर इस तरीके से अगर है बनी हुई ऐसे करके, इस तरीके शेप इसका बना हुआ है, आप देखते हैं इसमें जैसे स्पून लाइक स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर ये बनी हुई इसको हम बोलते हैं स्पोर। क्या बोलते हैं, स्पोर। इस तरीके से ये इसका स्कोर बनता है और इस तरह का शेप होता है, तो इसको हम बोलते हैं रॉड शेप। क्या बोलते हैं, रॉड शेप, रॉड शेप, इस तरह का स्ट्रक्चर। तो अगर लंबी एक रेक्टेंगल टाइप की स्ट्रक्चर अगर बन रही है इस तरीके से, स्पून लाइक स्ट्रक्चर बन रही है, चम्मच जैसी देख सकते हो आप, तो अगर इस तरह स्ट्रक्चर बनती है इसको बोलते हैं रॉड शेप। और इस तरह जो बैक्टीरिया होते हैं उनको बोलते हैं बैसिलस। बैसिलस सिंगुलर वर्ड है, बैसिली आपका प्लूरल वर्ड है। अब हम जैसे इसके आगे बढ़ेंगे, तीसरी कैटेगरी आप देख सकते हैं, यू कैन सी थर्ड कैटेगरी। इसमें आपकी इंपॉर्टेंट आपकी कौन सी है कि स्पाइरलम। हम डायग्राम के आधार चल रहे हैं। स्पाइरल अगर शेप इसको बोलेंगे स्पाइरलम। स्पाइरल मतलब आप समझ ही रहे हैं, जैसे अगर हम कुछ स्ट्रक्चर को ऐसे बना दें ऐसे करके, है ना, देखो स्पाइरल टाइप का हो गया। अगर इस तरह का शेप बन जाता है स्पाइरल टाइप का ऐसे करके, ऐसा शेप, ये स्पाइरल हो गया। तो अगर इस शेप का कोई सा बैक्टीरिया अगर है तो इसको हम बोलेंगे स्पाइरिलम। इस शेप का बैक्टीरिया अगर है तो इसको बोलेंगे हम स्पाइरलम। स्पाइरलम में आपको छोटे छोटे से इसमें आपको ऐसे दिख रहे होंगे फ्लैजिलम दिख रहे होंगे ऐसे ऐसे करके। फ्लैजिलम क्या होते हैं, फ्लैजिलम स्पेशल स्ट्रक्चर्स होती हैं जिसकी हेल्प से बैक्टीरिया जो है ये मूव कर सकते हैं। ये सभी बैक्टीरिया में नहीं पाए जाते हैं। जिन बैक्टीरिया में फ्लैजिलम पाया जाता है उनको हम बोलते हैं फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया। उनको क्या बोलते हैं, फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया, यानी ऐसे बैक्टीरिया जो कि फ्लैजिला जिनमें पाया जा रहा है, जिनकी सहायता से ये मूव कर सकते हैं, इधर से उधर जा सकते हैं, वो आपकी कैटेगरी कहलाते हैं आपके आपके फ्लैजिलम वाले, फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया। तो इसकी एक कैटेगरी स्पाइरलम भी है, स्पाइरला। और इसके अलावा जो यहाँ वर्ड लिखा है स्पाइरला, ये आपका क्या है, प्लूरल वर्ड है। इट इज योर प्लूरल वर्ड। तो ये प्लूरल वर्ड है स्पाइरला, जिसको आप इसको देख सकते हैं। अब अगली कैटेगरी देख सकते हो वाइब्रियो।
आपका यहाँ पर है, यू कैन सी हियर वाइब्रियो। तो वाइब्रियो आपका क्या है, ये भी प्लूरल वर्ड है, सिंगुलर वर्ड में बोलेंगे वाइब्रियम। और इसका देख शेप आप देख सकते हैं, इसका कैसा है, कॉमा शेप। यानी कॉमा शेप, जैसे कॉमा आप जानते हैं, जैसे हम इंग्लिश वगैरह कोई वर्ड लिखते हैं तो उसमें कहीं कहीं पर बीच बीच में कॉमा का प्रयोग किया रहता है। आप देख सकते हैं कहीं बहुत जगहों पर इसमें क्या होता है, कॉमा जो है आपका यूज कर सकते हैं। जैसे आप पॉक्सी के बगल में यहाँ पर भी कॉमा का यूज किया गया है। तो इस तरह से कॉमा जो है ये एक शेप ऐसे बनता है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये क्या है आपका, कॉमा शेप बैक्टीरिया है। तो अगर किसी बैक्टीरिया का शेप इस तरह से है, कॉमा टाइप का, तो इसको हम जो है कॉमा शेप बैक्टीरिया कहते हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी है, आप लोग को हम बताते हैं इसको समझने के लिए। जैसे कि एक मिनट, इसको हम ट्राई करेंगे देखने का, एक मिनट थोड़ा इसको ऊपर करते हैं तो चीजें स्पष्ट होंगी। जैसे वाइब्रियो का केस है, तो कॉमा शेप जो बैक्टीरिया होता है उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपका वाइब्रियो। वाइब्रियो वाइब्रियो कॉलरेई। कॉलरेई, जैसे कि बच्चों ने कभी कभी नाम सुना होगा एक बीमारी का, कॉलरेई। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, हैजा। हैजा, हैजा बोलते हैं। और इंग्लिश में बोलते हैं कॉलरा। तो कॉलरा बीमारी होती है जिसमें आपकी डिसेंट्री होती है, वोमिटिंग के लक्षण आते हैं। तो इस तरह की जो बीमारी होती है वो आपका हैजा होती है, कॉलरा होती है। और ये इसी प्रकार के स्पेशल बैक्टीरिया के कारण होती है, जिसको हम बोलते हैं वाइब्रियो कॉलरेई। तो वाइब्रियो कॉलरेई जो होता है इस तरह की बीमारी को प्रोड्यूस करता है। यानी ये कैसे बैक्टीरिया आपके हैं, कॉमा वाले शेप वाले ये बैक्टीरिया है। तो इस तरीके से ये डिफरेंट अलग अलग शेप के आधार पर डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया जनरली हम ऑब्जर्व करते हैं इन द नेचर। कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को हम और भी साथ साथ समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें जिसको हम जान सकते हैं, जैसे कि जो बैक्टीरिया भी मैंने जैसे हमने चर्चा की, ऐसे बैक्टीरिया जो कि मूव कर सकते हैं, विच कैन मूव, जो मूव कर सकते हैं। तो मूव क्यों करेंगे, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला। तो ऐसे बैक्टीरिया क्या बोलते हैं, फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया। मान लो जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक बैक्टीरिया ऐसे है, सपोज दैट ऐसे इस शेप का है, और इससे ऐसे करके मान लो एक बैक्टीरिया है, सपोज दैट दिस बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया में मान लो फ्लैजिला जो है, आप जानते हैं फ्लैजिला हेल्प करता है किसमें, मूव करने में, लोकोमोशन में हेल्प करता है उसके, यानी मोटाइल होता है, उसको मूव कराने में हेल्प करता है। तो अगर सिर्फ बैक्टीरिया जो है, अगर मान लो इसमें हम और थोड़ा क्लियर करें, आपको समझने में आसानी होगी, एक मिनट दोबारा से इसको क्लियर करते हैं। सपोज दैट ये बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया में फ्लैजिलम जो है सिर्फ एक ही प्रेजेंट है, ओनली वन फ्लैजिलम इज प्रेजेंट, एक है। और वो केवल क्या है, एक ही। इस बैक्टीरिया में दो एंड दिखाई दे रहे हैं, एक एंड आपका ये वाला है और एक एंड आपका ये वाला है, दो साइड इसके एंड हैं, और एक ही साइड में एक सिंगल फ्लैजिलम प्रेजेंट है। तो ऐसा अगर कंडीशन है तो इसको हम बोलते हैं मोनोट्राइकस। इसको बोलते हैं हम ट्राइकस। इसको आप याद रखें, बार बार टर्म भी आएगा, ट्राइकस कई बार प्रयोग किया जाएगा। मोनोट्राइकस ऐसे है, TRICHOUS, मोनोट्राइकस यानी सिंगल फ्लैजिलम। लेकिन अगर कोई से बैक्टीरिया है जिसमें कि कई सारे जो है कि आपके क्या बोलते हैं आपके फ्लैजिला जो है प्रेजेंट हैं, और फ्लैजिला इस तरह प्रेजेंट है कैसे, एक इस एंड पर भी प्रेजेंट है और इस वाले एंड पर प्रेजेंट है। अगर दोनों साइड प्रेजेंट है तब क्या होगा, तब इसका नाम हो जाएगा, ये कंडीशन कहलाएगी, अगर दोनों साइड फ्लैजिला किसी बैक्टीरिया में प्रेजेंट है तो इसको बोलेंगे हम एम्फीट्राइकस। एम्फी मीन्स बोथ, एम्फी मीन्स बोथ, बोथ। तो बोथ मीन्स दोनों, यानी दोनों अगर एंड पर प्रेजेंट है तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, एम्फीट्राइकस। अगर ऐसा हो, मान लो सपोज दैट कोई बैक्टीरिया है और इसमें जो है फ्लैजिला प्रेजेंट तो है लेकिन एक ही एंड पर एक पूरा ग्रुप के रूप में प्रेजेंट हो, एक ही साइड में और एक ही एंड पर, और एक पूरे बंच के रूप में, एक ग्रुप के रूप में प्रेजेंट हो फ्लैजिला, तब क्या होगा, अगर अगर ये पूरे पूरे प्रेजेंट हो जाए, केवल वन साइड में हो, ठीक है, प्रेजेंट केवल एक एक एंड में हो, तो इसका एक नाम होता है, इसको तब बोलते हैं हम सिफेलो, क्या बोलते हैं, सिफेलोट्राइकस, सिफेलोट्राइकस। इतनी बात तो आपको मैं समझता हूँ समझ में आ गई होगी। अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं समझने के लिए, आपको एग्जाम्पल और लेते हैं। ये तो समझ हो गया, अगर एक ही एक प्रेजेंट है, केवल एक ही प्रेजेंट है तो मोनोट्राइकस है,
अगर जो है दोनों साइड में फ्लैजिला प्रेजेंट हैं तो ये होगा एम्फीट्राइकस है। एक पूरे बंच में एक ग्रुप के रूप में अगर पूरा पूरा प्रेजेंट है तो ये बोलेगा सेफेलोट्राइकस है। और अगर अगर मान लो कि किसी एक जो है, एक बैक्टीरिया का एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए दोबारा से आपको, ताकि बात क्लियर हो जाए। सपोज दैट कि एक बैक्टीरिया है, इसमें जो है कि पूरे ग्रुप में ऐसे बंच के रूप में ऐसे बहुत सारे फ्लैजिलम प्रेजेंट है पूरा एक बंडल के रूप में, और दोनों एंड पे प्रेजेंट हैं, दोनों ही एंड पे प्रेजेंट हैं। अगर ऐसी कंडीशन है तब उसको हम एक नाम देंगे। क्या नाम देंगे? लोफो। लोफो, इसको नाम देंगे लोफो ट्राइकस। याद रहेगा लोफोट्राइकस। अगर पूरा जो है एक बंच है, एक पूरा गुच्छा है फ्लैजिलम का और दोनों ही एंड पर बैक्टीरिया के प्रेजेंट है, तब कहेंगे लोफोट्राइकस। और अगर जो है कि एक गुच्छा है लेकिन एक ही एंड पे प्रेजेंट है तो क्या बोलेंगे? सेफेलोट्राइकस। अगर फ्लैजिला है, वो बंच में नहीं है, फ्लैजिला है, दोनों एंड पे प्रेजेंट है, तब बोलेंगे एम्फीट्राइकस। अगर एक ही प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलेंगे हम? तब बोलेंगे मोनोट्राइकस। अगर एक कंडीशन और लेते हैं समझने के लिए, और सपोज दैट एक बैक्टीरिया है, ऐसे है, और इस पर कोई फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है, तब क्या होगा? यानी ये फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया नहीं है, ये नॉन फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया है। और इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? जब फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है तो इसको बोलेंगे हम ए ट्राइकस। क्या बोलेंगे? ए ट्राइकस। तो ये कंडीशन कहलाएगी ए ट्राइकस। अगर मान लो कोई ऐसा बैक्टीरिया है, सपोज दैट ऐसे है, और इसके चारों तरफ फ्लैजिला प्रेजेंट है, हर तरफ को एंड वाली बात ही नहीं है, सभी तरफ प्रेजेंट है, ठीक। अब फ्लैज चारों तरफ प्रेजेंट, तब क्या कहलाएगी? तब ये कंडीशन कहलाएगी आपकी पेरी पेरी ट्राइकस। इसको पूरा लिख लेंगे आप लोग, पेरी ट्राइकस। तो ये कंडीशन कहलाएगी पेरी ट्राइकस। तो उम्मीद करता हूं कि फ्लैजिला के आधार पर भी हम डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया जनरली हम देखते हैं। अब कुछ बेसिक बातें करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो भी आप लोग को जाननी है। जैसे तो हमने सेप के बारे में स्टडी कर लिया आपके, और आपके बारे में, किस बारे में? फ्लैजिला के बारे में भी हमने स्टडी कर लिया, किस प्रकार से इसमें फ्लैजिला और ये चीजें होती हैं। अब हम दोबारा से एनसीईआरटी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसको देखेंगे, थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यू कैन सी हियर, स्लाइड आपको विजिबल होगी तो आप देखेंगे इसको। कहता है बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल। ये बहुत सिंपल होती है, जैसे मैं बताया बहुत ज्यादा इसमें कुछ होता नहीं है। सेल वॉल हो सकती है, सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, सिंगल क्रोमोजोम होता है, और बहुत ज्यादा न्यूक्लियस वेल डेवलप होता नहीं है, ठीक है। और आपका जो सिंगल क्रोमोजोम होता है उसको एक इंपॉर्टेंट नाम भी देते हैं, उसको बोलते हैं न्यूक्लियाइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियाइड। ये भी आप याद रखेंगे। जो सिंगल क्रोमोजोम प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर पाया जाता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। NuCleOid, न्यूक्लियोइड बोलते हैं उसको। और 70 इस टाइप के राइबोसोम होते हैं। कहता है बट दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। ये बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं बिहेवियर। क्यों? क्योंकि ये डिफरेंट टाइप के कंडीशंस में सरवाइव करते हैं, तो इनमें भी स्पेशल क्वालिटी पाई जाती है। और एक खास बात और होती है, कॉम्प्लेक्स बिहेवियर क्यों होती है? इसका एक रीजन ये भी है, क्योंकि बैक्टीरिया जो होते हैं ये सिंपल तो होते हैं, स्मॉल भी होते हैं स्ट्रक्चर में, लेकिन इनमें रेजिस्टेंट बहुत होता है। यानी दे कैन सर्वाइव इनटू डिफरेंट टाइप ऑफ हार्श कंडीशन। बहुत कठिन परिस्थितियों में भी ये जो है कि आपके मेंबर्स जो होते हैं दे कैन सर्वाइव, ये सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये इसमें एक खास इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पाई जाती है बैक्टीरिया केस में, कि वो अलग अलग जगहों कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है ये उसमें सर्वाइव आसानी से कर जाते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान में, दिमाग में रखनी है, जो खास इंपॉर्टेंट बात है। कहता कंपेयर टू मेनी अदर ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया एक ग्रुप ऑफ द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। इनमें बहुत डिफरेंट प्रकार की जो मेटाबॉलिक होती है यानी उपापचय जो क्रियाएं होती हैं, इनमें बहुत ज्यादा जो है विभिन्नताएं पाई जाती हैं। एक मतलब सभी बैक्टीरिया में एक जैसी जो उनमें रिएक्शंस होती हैं वो सभी में एक जैसी कॉमन नहीं होती, वो अलग अलग होती हैं। जिस प्रकार का बैक्टीरिया रहता है, जिस मान लो कोई बैक्टीरिया पैरासाइट है, कोई सॉइल में रह रहा है, कोई एयर में रह रहा है, कोई वाटर में रह रहा है,
कोई आइस में रह रहा है तो उसके आधार से उसमें अलग अलग प्रकार की डिफरेंट टाइप्स की जो है कि रिएक्शंस होती है, जिसके कारण वो उस तरह के एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज होती है, इसलिए तो इसमें एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी पाई जाती है। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक जैसे जानते हैं ऐसे बैक्टीरिया जो कि अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, जो आपका वहाँ रॉ मटेरियल होगा यानी इनऑर्गेनिक जो सब्सटेंसेस होंगे, यानी जो उसके आसपास के सराउंडिंग में जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स और जो कॉम्प्लेक्स जो कंपाउंड्स प्रेजेंट होंगे, उन सारे कंपाउंड्स को लेकर जो है ये खुद अपना फूड खुद बना सकते हैं। देन दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स। तो जितने वहाँ पर इनऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, अकार्बनिक जो पदार्थ होते हैं, उनको लेकर ये अपना फूड स्वयं ही सिंथेसाइज कर सकते हैं। और इस तरह की जो कैटेगरी होती है ये कहलाती है आपकी ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में भी दो तरह की बातें होती हैं, ये या तो फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं ऑटोट्रॉफिक, या फिर ये कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं। ये फोटोसिंथेटिक वाले भी हो सकते हैं, कीमो वाले भी हो सकते हैं। अब फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक क्या चीज होती है, इसको भी आप जान लीजिए। ऐसे बैक्टीरिया जो कि सनलाइट को लेकर अपना फूड जो है सिंथेसाइज कर सकते हैं, क्योंकि यानी उनको लाइट एनर्जी चाहिए, सनलाइट चाहिए फूड की सिंथेसिस के लिए। ठीक है, और जब ऐसे होंगे तो उसमें कुछ स्पेशल टाइप के पिगमेंट्स पाए जाएंगे। कुछ जैसे प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तो उसकी हेल्प से जो है कि प्लांट्स अपना फूड जो है सिंथेसाइज करते हैं। और ऐसी बात बैक्टीरिया में भी कुछ स्पेशल टाइप के पिगमेंट्स पाए जाते हैं, कुछ प्रोटीन्स पाई जाती हैं जिनकी सहायता से ये लाइट की वजह से फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो ऐसे जो करते हैं उनको बोलते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक। लेकिन ऐसे जो कि बिना सनलाइट के ही केवल केमिकल्स को यूज करके, वो केमिकल एनर्जी को यूज करके ही डायरेक्ट अपना फूड सिंथेसाइज कर लेते हैं, उसमें लाइट की कोई जरूरत नहीं होती है, तो इस तरह के कहलाते हैं आपके कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक। अब थोड़ा आगे समझेंगे, जैसे कि आपका कहते हैं द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया, बहुत सारे ज्यादा जो संख्या है बैक्टीरिया की, आर हेट्रोट्रॉप्स। ये हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। ये कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं जो कि दूसरों से अपना फूड जो है गेन करते हैं। तो वो अपना फूड दूसरों से गेन करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि वो फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर, दूसरी चीजों पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, वहां से अपना ये फूड एंड न्यूट्रिशन गेन करते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया की संख्या ज्यादा पाई जाती है। जो ऑटोट्रॉफिक टाइप होते हैं उनकी संख्या कम होती है, लेकिन ज्यादा वास्ट नंबर जो होते हैं, बहुत ज्यादा संख्या जो होती है, वास्ट में बहुत बहुत ज्यादा जो नंबर्स होते हैं, वो उसके लिए क्या करते हैं, वो दूसरे आपके ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं या डेड मैटर पे ग्रो करते हैं। तो यानी कि ऐसे जो बैक्टीरिया होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉफिक। तो हेट्रोट्रॉफिक जो ऑर्गेनिजम्स हुई कहते हैं, दे डिपेंड ऑन अदर, वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं, या और माने या ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड, या फिर वो सड़े गले जो मैटर होते हैं उस पर जो है डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। तो इस प्रकार से एक इंपॉर्टेंट जो है श्रेणी आप लोगों ने स्टडी की अबाउट द बैक्टीरिया, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में आपने थोड़ा सा जाना। अब हम थोड़ी सी चर्चा आपके साथ जो है करना चाहेंगे अबाउट द आर्के बैक्टीरिया। तो थोड़ा सा इस टॉपिक को भी आप क्लियर करना चाहेंगे आज के ही लेक्चर में, इसको हम क्लियर कर लेते हैं 1 मिनट। तो होप सो इतनी बातें तो आपको स्पष्ट हो गई होंगी। अब हम देखेंगे आर्के बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इनमें इंपॉर्टेंट फीचर होता है, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। पहली बात, जैसे यहाँ पे इंडिकेट किया गया आर्के बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया का मतलब क्या होता है, एंशियंट बैक्टीरिया। ये क्या है, एंशियंट बैक्टीरिया। ऐसे जानते हैं ना आप, जो पुराने यानी बहुत पूर्वज वाले पुराने बैक्टीरिया जो पहले कभी पाए जा रहे थे, ये एंशियंट आपके बैक्टीरिया है, एंशियंट बैक्टीरिया। तो यानी ये ऐसे बैक्टीरिया जितने सारे जो होते हैं जो कि बहुत पहले कभी पाए गए थे। और एंशियंट क्यों कहते हैं, क्योंकि जब बैक्टीरिया का फॉर्मेशन हुआ था, पहली बार जब बैक्टीरिया की ओरिजिन्स हुई थी, यानी जो शुरुआत हुई थी, बने थे, तो ये जो है सबसे शुरुआत में बने थे। इसीलिए इनको हम जो है क्या बोलते हैं, आर्के बैक्टीरिया। यानी कि ये अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ पर जब सबसे पहले बैक्टीरिया बने होंगे, तो सबसे पहले यही जो बैक्टीरिया बने होंगे जिनमें कि इस तरह के बैक्टीरिया जो आज भी पाए जा रहे हैं या तो बहुत सारे लॉस्ट भी हो गए होंगे। तो ये एक तरह कह सकते हैं कि बहुत सारे ये पुराने जो बैक्टीरिया शुरुआत में सबसे पहले बने थे, इन्हीं को हम बोलते हैं आर्के बैक्टीरिया। एक बात तो ये हो गई, और ये इनको हम एंशियंट बैक्टीरिया के नाम से भी
कह सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, इसको आप थोड़ा ध्यान समझेंगे कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं मोस्टली क्या होते हैं, इनका जो नेचर होता है ये होते हैं आपके एनएरोबिक। ये क्या कैसे होते हैं, एनएरोबिक, इसको आप ध्यान समझ लीजिएगा। एनएरोबिक, एनएरोबिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, एनएरोबिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो कि जहां पर ऑक्सीजन नहीं होती है, ऑक्सीजन अब्सेंट होती है, उन कंडीशंस में भी ये सर्वाइव करते हैं। तो ये इनमें खास बात क्या होती है, ये सारे बैक्टीरिया जो होते हैं कंप्लीटली एनएरोबिक होते हैं, यानी ये उन्हीं जगहों पर पाए जाते हैं जहां पर ऑक्सीजन अब्सेंट होती है, ऑक्सीजन की मात्रा बहुत न बराबर होती है, उन्हीं कंडीशंस में ये पाए जाते हैं। तो ज्यादातर बैक्टीरिया जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं ये सब क्या होते हैं, आपके एनारोबिक टाइप होते हैं। इसीलिए इसको उनके एक और भी नाम देते हैं, हम कहते हैं कि आर्कियाई बैक्टीरिया जो होते हैं दे आर कॉल्ड ऑब्लिगेट। ऑब्लिगेट, ऑब्लिगेट का मतलब क्या था, ऑब्लिगेट एनारोबिक्स इनको बोलते हैं या एनएरोब्स बोलते हैं, ऑब्लिगेट एनएरोब्स, जिनको हम बोल सकते हैं ऑब्लिगेट एन, इनको बोल सकते हैं ऑब्लिगेट एनएरोब्स, यानी कंप्लीटली, ऑब्लिगेट मतलब कंप्लीटली जो है ये जो है कि आपके विदाउट ऑक्सीजन वाली कंडीशन में है ना, ये सरवाइव करते हैं। एनारोबिक कैसे होते हैं, जो कि बिना ऑक्सीजन वाली कंडीशन में सरवाइव करते हैं। एरोबिक होते हैं जो कि हवा में सरवाइव करते हैं, और ये बिना बिना वायु कह सकते हैं, तो उस कंडीशन में जगहों पर ही सरवाइव करते हैं। तो ये खास कंडीशन, इसका मतलब ये ऐसी कंडीशंस में सरवाइव करते हैं जो कि बहुत ही कठिन परिस्थितियां होती हैं, कठिन आवास होते हैं, कठिन जगहें होती हैं, उन जगहों पर ये सरवाइव करते हैं। तो जैसा कि इसमें और स्टडी करेंगे, आप देख सकते हैं दीज बैक्टीरिया आर स्पेशल, ये विशेष प्रकार होते हैं। क्यों, क्योंकि विशेष जगहों पे रहते हैं। तो कहता है दे लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श, यानी हार्श माने कठिन, हैबिटेट माने आवास, तो ऐसे आवासों में, कठिन आवासों में, ऐसी कठिन जगहों में सरवाइव करते हैं। जैसे कहता है सच एज एक्सट्रीमली साल्टी एरियाज, ऐसी जगहों जहां पर बहुत ज्यादा खारापन नमकीनी पदार्थ जहां पाए जाते हैं, उन जगहों में अगर ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं तो उनकी कैटेगरी होती है, इनको एक हम स्पेशल नाम भी देते हैं, इनको क्या बोलते हैं, हेलोफाइल्स। इन्हें क्या बोलते हैं, हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स कैटेगरी वो होती है जो कि साल्टी एरिया में पाए जाते हैं, जिससे आप खारापन बहुत ज्यादा कहाँ होता है, समुद्र वुद्र के आसपास होता है, ऐसी जगहों में, है ना, उन जगहों पर, तो वहां पर ऐसी जगहों में ये ऐसे बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, और इनको हम क्या बोलते हैं, हेलोफाइल्स। जैसे हॉट स्प्रिंग्स, जहाँ पर गर्म फुहारे आते हैं, जहाँ जहाँ गर्म गर्म पानी का फुहारा निकलता है पहाड़ों में, ऐसी जगहों पे अब निकलता है, तो ऐसी जगह पे ऐसे बैक्टीरिया जो ग्रो करते हैं उन जगहों पर, उनको एक नाम देते हैं हम थर्मो एसिडोफाइल्स। तो इस तरीके से ऐसी जगहों पर जो ग्रो करते हैं उनको बोलते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स। क्यों, क्योंकि ऐसे जो गर्म फुहारे होते हैं वहां पर टेम्परेचर भी ज्यादा होता है, लगभग लगभग आप मान के चलिए 80 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, और वहां पर जो मीडियम होता है वो एसिडिक होता है, अम्लीय मीडियम होता है, लगभग वहाँ पीएच जो है लगभग 2 के आसपास होता है, क्योंकि आप जानते हैं 7 से नीचे जब आप जाते हैं पीएच में तो वो एसिडिक अम्लीय माध्यम होने लगता है, और वहां पर पीएच लगभग 2 होता है, तो एसिडिक मीडियम में ये ग्रो करते हैं। ठीक है, और कभी कभी तो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर भी सरवाइव कर सकते हैं। और मोस्टली जो आप देखेंगे हॉट जो इस तरह के स्प्रिंग्स पाए जाते हैं वो आपके हिमालयन रीजन्स में पाए जाते हैं, तो ये खास इनमें इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। मार्सी एरिया, दलदली जो क्षेत्र होते हैं उसमें जो बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, जैसे एग्जांपल दे दिया मिथेनोजेंस, तो मिथेनोजेंस जो होती है एक स्पेशल टाइप की कैटेगरी होती है बैक्टीरिया की, जो कि ऐसी दलदली वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और मिथेनोजेंस में खास बात क्या होती है कि ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि एक स्पेशल टाइप की गैस प्रोड्यूस करते हैं, जिसको बोलते हैं हम मीथेन। तो यानी ये क्या करते हैं, जो ऐसे स्वाम्पी एरियाज होते हैं, मार्सी एरियाज होते हैं, दलदली ये क्षेत्र होते हैं, इन जगहों पर क्या होता है कि यहाँ पर बैक्टीरिया जो होता है वो CO2 को क्या करते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर देते हैं मीथेन गैस में, यानी CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कन्वर्ट करके मीथेन गैस में कन्वर्ट करते हैं, और इसी कारण इनका नाम जो है मिथेनोजेंस रखा गया, यानी मिथेन को जेंस में जनरेट करने वाले, यानी मिथेन को जनरेट करने वाले ये इस तरह के बैक्टीरिया होते हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, मिथेनोजेंस। जैसे इसका एग्जांपल भी लेते हैं, जैसे आपका वो आप कह सकते हो मिथेनोबैक्टीरियम, मिथेनोबैक्टीरियम, मिथेनोकॉकस, ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं बैक्टीरिया को
जैसे एक एग्जांपल और आप देख सकते हैं, जो आपको गोबर गैस पहले होता था, बहुत पुराने समय में लगा होता था गोबर गैस का एक प्लांट किसान लगाते थे, उसमें वो काऊ डंग यानी जो गाय का गोबर होता था उसका प्रयोग करते थे, तो उसमें भी बहुत सारे बैक्टीरिया उसमें ग्रो करते थे, वही आपके कौन से मिथेनोजेंस। और ये सब मिथेनोजेंस क्या करते थे, उस काऊ डंग को ब्रेक करके वहां से वो क्या निकालते थे, मिथेन प्रोड्यूस करते थे। तो वहां पर वो क्या करते थे, क्योंकि गोबर में आपका क्या होता है, सेलुलोज होता है, और वो सेलुलोज को ब्रेक करके मिथेन को प्रोड्यूस करते थे। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी, जिसके कारण जो था ये आपके मिथेनो जेंस जो है काम करते हैं। एक एग्जांपल और भी दिखाया जाता है जनरली कि ये कुछ ऐसे आप एग्जांपल दे सकते हैं, इसमें आगे थोड़ा चर्चा करेंगे। कहता है आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया हैविंग ए डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं और जो बैक्टीरिया होते हैं उनसे, जैसे अभी हमने चर्चा की कि जो बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है मोस्टली किसकी बनी होती है, मुरैन या पेप्टिडोग्लाइकन की, अभी हमने चर्चा की थी कुछ देर पहले। तो इसमें क्या होता है, इसमें इस तरह की सेल वॉल नहीं पाई जाती, उनमें स्पेशल टाइप की अदर टाइप की सेल वॉल पाई जाती है, जिसके कारण वो ऐसी हार्श कंडीशन में, कठिन परिस्थितियों में सर्वाइव करते हैं। तो ये इसमें एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है, जिसके कारण ये क्या होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया जो है ऐसे एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव करते हैं। मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट, वन वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन गट। गट माने एलिमेंट्री कैनाल, फूड पाइप। तो यानी मिथेनोजेंस गट में प्रेजेंट होते हैं किसके, सेवरल रूमिनेंट्स एनिमल, जुगाली करने वाले, हिंदी में बोलते हैं जुगाली करना, रूमिनेंट जो होते हैं आपके इंग्लिश वर्ड है। तो ऐसे जुगाली कौन करते हैं, जैसे आपने गाय या भैंस को देखा होगा, कभी कभी वो बैठे बैठे मुंह को चलाते रहते हैं, तो जो ऐसे ही चलाते रहते हैं, तो उनमें ऐसी प्रॉपर्टी पाई जाती है। और ऐसे जो एनिमल्स होते हैं जो ऐसे मुंह को बैठे बैठे चलाते रहते हैं, तो वो बोलते हैं रूमिनेंट एनिमल्स। तो इनके जो है एलिमेंट्री कैनाल में या फूड पाइप के अंदर ये पाए जाते हैं, जैसे आपके काऊ है और आपका बफेलोज है, ठीक है, तो गाय है, भैंस है, इनमें ऐसा गुण होता है जिसमें ये मुंह चलाते रहते हैं, इन्हीं को बोलते हैं हम रूमिनेंट्स एनिमल। और ये एनिमल्स जो होते हैं, इनके अंदर क्या पाया जाता है आपका, मिथेनोजन, इनकी यहाँ पर फूड के अंदर, पाइप के अंदर, तो जो खाने वाली नली होती है उसके अंदर ही पाए जाते हैं। और उस हिस्से में जहाँ पर पाए जाते हैं, वहां पर क्या करते हैं, ये सेलुलोज को ब्रेक करते हैं। किसको ब्रेक करते हैं, सेलुलोज को। और ब्रेक करके वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, मिथेन, जिसको हम बोलते हैं बायोगैस, ठीक है। तो इसको मिथेन को हम बायोगैस के नाम से भी जानते हैं। तो ये मिथेन को प्रोड्यूस करते हैं, और वहां पर क्या करते हैं, सेलुलोज को ब्रेक ब्रेक करते हैं। या फिर जो है जैसे कहते हैं डंग, जो उसका गोबर होता है उसको जब ब्रेक करते हैं, जैसे अभी हमने बताया था कि जो गोबर गैस प्लांट होता था उसमें भी क्या होता था, इस तरीके से उसको ब्रेक करके वो मिथेन को प्रोड्यूस करते थे। तो ये इस तरह का इंपॉर्टेंट कुछ फीचर जो है आपके आर्की बैक्टीरिया में आप देख सकते हैं। यानी आर्की बैक्टीरिया ऐसे 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 आपके बैक्टीरिया हैं जो कि बहुत एंशियंट टाइप के थे, स्पेशल टाइप कंडीशंस में पाए जा रहे थे, बहुत ही कठिन परिस्थितियों में। इनकी सेल वॉल भी स्पेशल टाइप की थी, और ये अलग अलग जगहों पर पाए जाने के हिसाब से इनके अलग अलग जो है कैटेगरी के नाम भी रखे गए थे। जैसे आपने पढ़ा साल्टी एरिया में पाया गया तो हेरोफाइल्स है, हॉट स्प्रिंग्स पाया गया थर्मोहिडोफाइल्स है, दलदली एरिया में, स्वाम्पी एरिया में, मार्सी एरिया में, है ना, जो पाए गए उनको कहा गया मिथेनोजेंस। तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट जो फीचर्स थे आपने इसमें स्टडी किए। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप आगे जो है कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। इससे और रिलेटेड कोई टॉपिक में और जानकारी अगर आप चाहते हैं तो इसमें हम और भी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे। फिलहाल जितना एनसीईआरटी का हिस्सा है वो मैंने कवर किया है, और उम्मीद करता हूँ आप लोग को बातें समझ में आ रही होंगी। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है इसी तरीके से चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, ताकि और भी छात्रों को इसका लाभ मिल सके। और आप लोग सभी लोगों ने इस लेसन के साथ मेरे लेक्चर को सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।